नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा वाले सब्जेक्ट के आगे वाले पार्ट पर डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट अर्थात कि लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर और वेब प्रौद्योगिकी के अवलोकन वाले अगले भाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इन द सेंस की 35 क्वेश्चन आंसरों पर हम आज के सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो सेशन चल रहे हैं ये बीए थर्ड ईयर के अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए के सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए उपयोगी है ये सेशन, और विशेष फोकस्ड इस पर किया गया है एग्जाम 2024 के लिए। लेकिन याद रहे ये जो सेशन चल रहा है, ये जो पूरी सीरीज है, ये 27 तक वाले बच्चों के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट होगी। आइए शुरू करते हैं। इस पूरी एमसीक्यू सीरीज में हम कंप्लीटली एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर ही चर्चा करने वाले हैं। प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा यदि आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं तो, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट आपके बीए के लेकर के पढ़ाए गए हैं पूरे विस्तार पूर्वक, वो सभी आपको हमारे प्लेलिस्ट में नोट्स के साथ में आपको मिल जाते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा, जो कि आपका फाउंडेशन कोर्स का सब्जेक्ट है, इसका आज का पहला क्वेश्चन है आईएसओसी स्पेशली एड्रेस्ड डाइवर्स एरिया ऑफ कंसर्न। तो ये जो एरिया दिया गया है इसे फिल करना है। कहने का अर्थ यह है कि जो आईएसओसी जो है इस पर किसे एड्रेस किया जाता है, इस पर किसे एड्रेस किया जाता है, किसको पिन किया जाता है। अगर हिंदी में इसको देखें तो आईएसओसी विशेष द्वारा विशेष तौर पर किन क्षेत्रों को एड्रेस किया जाता है, ठीक है ना। इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि टेक्निकल स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करना, या फिर ऑप्शन बी है हार्मोनाइज पॉलिसीज, अर्थात की नीति जो हमारी पॉलिसीज होती है उनमें सामंजस्य बिठाना, जो अलग अलग पॉलिसीज होती है उनमें सामंजस्य बिठाना, या फिर लीड्स एजुकेशनल एंड रिसर्च एफर्ट्स। तो जो एजुकेशनल शैक्षणिक और अनुसंधान के जो प्रयास होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, उनका नेतृत्व करना, या फिर ऑप्शन डी कहता है कि ये सभी। तो याद रहे दोस्तों, आईएसओसी के द्वारा इन सभी को इंप्लीमेंट किया जाता है, या कहें कि इन सभी को जो है एड्रेस किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं कि ये आईएसओसी एक्चुअल में क्या है। तो ये आईएसओसी की अगर हम बात करें तो आईएसओसी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूचना सुरक्षा संचालन केंद्र। ये एक ऐसा स्थान है जहां उद्यम सूचना प्रणालियों की निगरानी करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और अपनी सूचना का, अपनी इंफॉर्मेशन का बचाव भी करते हैं। ये एक अमेरिका की एक गैर लाभकारी संगठन है, अमेरिका का गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और ये इंटरनेट के उपयोग और उसकी पहुंच को बढ़ावा देने वाला संगठन है ना। याद रहे आईएसओसी क्या है? आईएसओसी अमेरिका का गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। क्लियर है? और इसका प्रयोग क्या है? तो इंटरनेट को बढ़ावा देना, दैट्स ऑल। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है वेब ब्राउजर क्या है? क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि भाई वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर क्या है? ऑप्शन में है आपको एक एप्लीकेशन है, या फिर वेब ब्राउजर एक हार्डवेयर है, या ए और बी दोनों हैं, या दोनों में से कोई नहीं। तो आप में से लगभग सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। देखिए कहीं कहीं पर कॉमन सेंस भी काम आ जाता है ना। तो एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर क्या है यार? ये तो एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट होते हैं बेसिकली। तो हार्डवेयर एक उस पार्ट को हम कहते हैं जिसे हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम छू नहीं सकते। दैट जस्ट लाइक एप्लीकेशन, जो भी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है? सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर होते हैं। और वेब ब्राउजर भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक एप्लीकेशन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर, ठीक है ना। ये सभी वेब ब्राउजर है, जैसे कि मोजिला, उसके बाद में क्रोम या इंटरनेट ब्राउजर, ये सब क्या? ये सब ब्राउजर ही है, इंटरनेट ब्राउजर है, ठीक है। अगला प्रश्न है वेब ब्राउजर इनेबल यूजर टू डिस्प्ले एंड इंटरेक्ट विद। वेब ब्राउजर जो है यूजर को किसके साथ प्रदर्शित या इंटरेक्ट करने का विकल्प प्रदान करता है?
टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या फिर ये सभी। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना तो आंसर अपने आप निकल जाता है। क्वेश्चन ही कहता है कि वेब ब्राउजर जो है, एक यूजर को जो वेब ब्राउजर का यूज कर रहा है उस यूजर को क्या क्या प्रदान कर सकता है या क्या क्या प्रदान करता है, मतलब क्या डिस्प्ले और इंटरेक्ट क्या क्या करता है। तो क्या वेब ब्राउजर में काम करते वक्त वह टेक्स्ट का यूज कर सकता है, क्या इमेज का यूज कर सकता है, क्या वीडियोस का यूज कर सकता है। तो एग्जैक्टली वेब ब्राउजर का प्रयोग करते वक्त वह इन तीनों का ही यूज कर सकता है। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो ये सभी। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर अलाउ यूजर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। वेब ब्राउजर जो है एक यूजर को, है ना, इंफॉर्मेशन के लिए अलाउ करता है। किसके लिए, क्या एक्सेस करने की, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन के लिए, या कहें कि जो भी वो सर्च कर रहा है वो एक यूजर के लिए इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किस प्रकार से हेल्प करता है, कौन, वेब ब्राउजर यूजर के लिए एक्सेस करने में किस प्रकार हेल्प करता है। तो क्या क्विकली अर्थात कि तुरंत हेल्प करता है, तुरंत करता है, या इजीली आसान तरीके से। तो एक वेब ब्राउजर एक यूजर को अपनी इंफॉर्मेशन के लिए वह क्विकली और इजीली दोनों ही प्रकार से एक यूजर की हेल्प करता है, एक्सेस करता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर फॉर्मेट इंफॉर्मेशन फॉर डिस्प्ले। वेब ब्राउजर जानकारी को प्रदर्शित करने हेतु किस प्रकार के प्रारूप का उपयोग करता है। ऑप्शन है HTML, HTTP, HTTPS या फिर ऑल। तो याद रहे जो वेब ब्राउजर होता है यह जानकारी को दिखाने के लिए या अपना फॉर्मेट बताने के लिए, ठीक है, तो एक HTML प्रारूप का या कहें कि फॉर्मेट का यूज करता है। अब ये HTML क्या होता है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। HTML इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा। वेब ब्राउजर में प्रदर्शित होने के लिए डिजाइन किए गए दस्तावेजों के लिए यह एक मार्कअप भाषा है। अब आपने कई प्रकार की वेबसाइटों पर विजिट किया होगा, तो प्रत्येक वेबसाइट पर आपने देखा होगा कि वहां पर एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज होती है ना। कहीं कहीं पर कुछ विशेष फॉन्ट्स के साथ में उसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है ना, एक सेकेंड फ्रेंड्स, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्लास में। क्लासेस हैंग मार रही थी यार। चलिए, तो दोस्तों HTML जो है ये वेबसाइट पर या कहें कि इंटरनेट में जितनी भी वेबसाइट वगैरह होती है ना, वेबसाइट वगैरह जो भी होती है, तो उन सब की एक लैंग्वेज होती है जो अलग अलग फॉन्ट्स के साथ में उसका यूज किया जाता है इंटरनेट पर। क्लियर है। तो HTML को सिंपल फॉर्मेट में अगर आपको याद रखना है कि ये क्या है, तो ये और कुछ नहीं बल्कि वेब ब्राउजर पर प्रदर्शित की जाने वाली जितनी भी वेबसाइट होती है उनकी लैंग्वेज मात्र होती है। दैट्स ऑल। ठीक है, बाकी इन सबको भी हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझने वाले हैं। HTTP क्या है, HTTPS क्या, इन सभी से संबंधित प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर यूजेस प्रोटोकॉल। किस प्रकार के या कौन से प्रोटोकॉल का ये उपयोग करता है, कौन से प्रोटोकॉल का। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाता है अगर थोड़े से कॉमन सेंस का यूज करोगे आप। तो वेब ब्राउजर यूजेस विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। तो वेब ब्राउजर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, किस प्रोटोकॉल का, HTML। अब चूंकि HTML को आप जान चुके हैं कि यह है वेब ब्राउजर की एक लैंग्वेज है। ठीक है ना। तो अब ये तो ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये यहां बात कर रहा है प्रोटोकॉल की। ठीक है ना। और यहां पर HTML दिया गया, HTML जो कि वेब ब्राउजर की लैंग्वेज होती है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है HTTP। अब इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, तो बस अभी से इतना सा ध्यान रख लीजिए, सिर्फ इतना रख लीजिए कि HTTP क्या है। HTTP वेब ब्राउजर का एक प्रोटोकॉल है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लीजिए। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ठीक है ना। तो इसमें जितने भी टेक्स्ट होते हैं उन टेक्स्ट का जो ट्रांसफर किया जाता है उसमें उसका प्रोटोकॉल होता है। ये वेब ब्राउजर के लिए एक मानक प्रदान करता है, एक मानक प्रदान करता है कि किस प्रकार से किस डेटा को, डॉक्यूमेंट को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किए जाना है, जो यूजर्स को इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी फाइल या पेज तक पहुंचने के लिए HTTP का उपयोग किया जाता है। तो यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है, जब भी आप गूगल पर या कहीं पर भी कुछ भी सर्च करते हो ना, तो उस साइट के आगे HTTP लग जाता है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि ये एक विशेष एड्रेस बन जाता है, ठीक है ना। इस प्रोटोकॉल के बिना किसी प्रकार की सर्चिंग प्रक्रिया भी नहीं होती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इन वेब ब्राउजर पेजेस आर आइडेंटिफाइड बाय, वेब ब्राउजर के अंतर्गत वेब ब्राउजर में जो पेज होते हैं, पेज किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? URL के द्वारा, ULR के द्वारा, बोथ A और B। तो यहां पर आपको जो ULR तो कभी आपने सुना भी नहीं होगा, तो इसको आप कट मार दीजिए यहीं से, और जो एक कट हुआ तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली ए करेक्ट हो गया। और URL के बारे में आप लोगों सभी ने कभी ना कभी सुना जरूर है। URL क्या होता है? URL कुछ नहीं, वेब ब्राउजर पर एक एड्रेस होता है। अरे भाई, कहीं पर भी आपको कहीं जाना होता है तो एक स्पेशल एक एड्रेस होता है ना, उस एड्रेस पर ही आप पहुंचते हो। या आपको कहीं पर कोई लेटर सेंड करना हो, या किसी भी जो है पार्सल को कुरियर करना हो, सेंड करना हो, तो एक एड्रेस चाहिए होता है। इसी तरह से इंटरनेट पे भी अगर आपको कोई सी भी सामग्री, कोई किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, तो उस इंफॉर्मेशन का भी इंटरनेट पर एक एड्रेस होता है, उसके घर का पता होता है। और वही क्या होता है? ये URL ही होता है। उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? URL कहते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए क्वेश्चन बोला गया है कि वेब ब्राउजर में उसके जो पेजेस होते हैं, मतलब वेब ब्राउजर में इंटरनेट पर जो घर होते हैं, मकान होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो भाई URL के द्वारा। URL ही इंटरनेट पर एक क्या होता है? एड्रेस होता है। क्लियर है? URL इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं इसको? फुल फॉर्म बस खाली याद कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वेब पते को या वेब एड्रेस के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि वेब एड्रेस या वेब पेज सबसे आम संसाधन है जिन्हें खोजने के लिए उपयोगकर्ता URL का उपयोग करते हैं। सर्वर पर संग्रहित सभी फाइलों के अपने URL होते हैं। जितने भी, देखिए यार, इंटरनेट पर जो भी सामग्री होती है ना, हर सामग्री का एक एड्रेस होता है, और उसको ही तो हम URL कहते हैं। जैसे अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो ये लेक्चर का भी एक URL है, जिसे आप क्योंकि ऑनलाइन देख रहे हैं, और ऑनलाइन लेक्चर में भी एक URL होगा, उसका एड्रेस होगा, तभी तो आपको मिलेगा ना। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर? भाई वेब ब्राउजर का एग्जांपल पूछा गया है कि इन सभी में जो आप तीन ऑप्शन स्पेशली देख रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इनमें से वेब ब्राउजर के एग्जांपल कौन कौन है? तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन सभी का आप यूज कर चुके हैं। जब तक मोजिला नहीं आया था, मोजिला फायरफॉक्स नहीं आया था, उससे पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते थे, ठीक है ना। तो इसकी पिक भी दिखा देता हूं मैं। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसका यूज सबसे पहले हम करते थे। इसके बाद में मोजिला आया, उसका यूज करने लगे, और अब हम यूज करते हैं क्रोम का। अधिकतम है ना, लगभग बाकी सबका यूज किया जाता है, लेकिन अधिकतम जो यूज हो रहा है आज क्रोम का हो रहा है। तो तीनों ही आपके वेब ब्राउजर के एग्जांपल है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन इज एन आंसरिंग मशीन। किस प्रकार की आंसरिंग मशीन है सर्च इंजन? तो सर्च इंजन से आपको याद आ रहा होगा, किसको हम सर्च इंजन किसको बोलते हैं? गूगल को बोलते हैं, है ना। तो गूगल में जो है किस प्रकार की आंसरिंग, मतलब जब भी हम कोई सर्च मारते हैं गूगल पर या इंटरनेट पर, तो उस इंटरनेट पे जो सर्च मारते हैं, तो उससे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो कैसे होती है? ऑनलाइन प्राप्त होती है, घर पर कोई लिखकर लेटर टाइप करके और घर पे हमको कोई देने आता है? ऐसा तो नहीं। ऑनलाइन आप सर्च करते हैं, ऑनलाइन ही आपको जानकारी प्राप्त होती है। आपने कंप्यूटर पर कुछ सर्च किया, कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त होगी। मोबाइल पर सर्च किया तो मोबाइल पर जानकारी प्राप्त होगी। सिंपल सी कहानी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भी ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ऑनलाइन ही जानकारी मिलेगी। क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इज कॉमनली नोन एज।
जो ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट की जो प्रोसेस होती है, या कहें कि लिस्ट के रूप में कंटेंट को संगठित करने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? इंटरनेट पर एक लिस्ट के रूप में सभी कंटेंट को मैनेज किया जाता है। भाई आपने कुछ भी सर्च किया, जैसे लोधाजी क्लासेस आपने सर्च किया, तो लोधाजी क्लासेस से संबंधित जितना भी आइटम होगा वो एक एड्रेस के रूप में, कहें कि वो एक लिस्ट, एक प्रॉपर लिस्ट के रूप में आपके सामने वेब पेज पर खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना? तो लोधाजी क्लासेस हो सकता है कि सबसे पहले चैनल का नाम आ जाए, उसके बाद में इसके लोधाजी क्लासेस द्वारा प्रोवाइड किए गए कुछ लेक्चरों के नाम आ जाए। तो जिसका एड्रेस यूआरएल, जिसका यूआरएल लोधाजी क्लासेस होगा, वो सब एक साथ लिस्ट के सामने खुलकर आ जाएंगे। तो गूगल या कहे कि कोई भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म जो आपको एक पेज प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर तरीके से, है ना, संगठित करका, ये कहा ना कि लिस्ट के रूप में कंटेंट को संगठित करने की जो प्रक्रिया होती है इंटरनेट की, वह क्या कहलाती है? तो क्या वो SERP कहलाती है, SEEP कहलाता है, या SEPR कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कंटेंट, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। तो याद रहे, इंटरनेट पर जैसे ही आपने कोई एक वर्ड सर्च किया और आपके सामने पूरी लिस्ट खुल करके आ जाती है, तो वो जो लिस्ट खुलती है ना, उस लिस्ट की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं SERP। क्या कहते हैं दोस्तों? SERP। इसके पहले आप इसको जो है SERP को खोज इंजन परिणाम पृष्ठ के रूप में भी जानते हैं, खोज इंजन परिणाम पृष्ठ के रूप में भी जानते हैं। खोज इंजन परिणाम पृष्ठ वेब पेज होता है। वेब पेज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि पूरा एक एड्रेस या एक पूरा पेज एक लिस्ट के रूप में खुलकर किया जाता है। इसका उपयोग पृष्ठ पर सामग्री को रैंक करने के लिए किया जाता है, इसलिए जैसे ही पाठक पृष्ठ के नीचे जाता है, लिंक कम प्रासंगिक हो जाते। कहने का अर्थ यह है कि आपने कोई एक टेक्स्ट सर्च किया और टेक्स्ट सर्च किया, तो उस टेक्स्ट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टेक्स्ट होगा उससे रिलेटेड वो सबसे पहले आ जाएगा, और उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे वो उसके नीचे आते चले जाएंगे। मतलब जितना नीचे जाओगे वो कम प्रासंगिक, कम आवश्यक लिंक होगी। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन? तो सर्च इंजन के एग्जांपल आपसे पूछा गया है। क्या गूगल सर्च इंजन है, ये क्या याहू सर्च इंजन है, क्या विंग सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट विंग? तो एग्जैक्टली ये तीनों ही सर्च इंजन है, ये तीनों ही सर्च इंजन है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सर्च इंजन? तो जो ये सर्च इंजन है, ये तीनों गूगल, याहू, विंग, इनका लाभ क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या है? क्या है भाई? प्रेसिजन, टाइम सेविंग, फ्री एक्सेस। एग्जैक्टली तीनों ही। ठीक है ना? तीनों ही इसके लाभ हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन? तो सर्च इंजन के कंपोनेंट पूछे गए हैं, तत्व पूछे गए हैं। क्या तत्व है? क्रॉलर है, क्रॉलर करना, या डेटाबेस है, या इंटीग्रेशन है? तो एग्जैक्टली क्रॉलर, डेटाबेस और इंटीग्रेशन, ये तीनों ही इसके क्या है? तत्व है। इनके बारे में विस्तार से जानना है, क्योंकि MCQ सीरीज है, विस्तार से बात करेंगे, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए एक एक ऑप्शन पर हम डिटेल में बात तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता दूं मैं आपको, ये जो क्रॉलर होता है, अरे यार क्या क्रॉलर, डेटाबेस, ठीक है, क्रॉलर, डेटाबेस और इंटीग्रेशन, ये तीनों ही फंक्शन किसी भी इंटरनेट सर्च इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तीनों ही किसी भी इंटरनेट में सर्च इंजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं, या सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं। किसी भी कंटेंट को क्रॉल करना और एक डेटाबेस के रूप में काम करना। आपने गूगल पर कुछ सर्च किया और पता चला गूगल के पास कुछ कंटेंट ही नहीं आपको देने के लिए, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डेटाबेस बहुत कमजोर है। एक खजाना, इंफॉर्मेशन का एक खजाना, उसी को हम डेटाबेस कहेंगे। इंटीग्रेशन, सबको संगठित करके रखना, अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को अलग अलग फॉर्मेट में जमा कर रखना, ताकि यूजर के द्वारा जो मांगा गया फट से तैयार करके उसको दे दिया। ठीक है ना? तो इसीलिए तो कहते हैं वो सर्च इंजन जो है बहुत ही सटीकता के साथ बनाया जाता है। तो याद रहे बस, क्रॉलर, डेटाबेस और इंटीग्रेशन, ये तीन ही इसके महत्वपूर्ण तत्वों में से तत्व है। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सर्च इंजन? तो
तो जो सर्च इंजन है इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक याद रहे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कंफ्यूज मत होइएगा। ये भी जो है इसके कंपोनेंट की ही बात कर रहा है, लेकिन उन कंपोनेंट की बात कर रहा है जिस पर ये सर्च इंजन खड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व आधारभूत तत्व। आधारभूत तत्व किसको कहते हैं हम लोग? अरे भाई हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें भी आधारभूत तत्व आते हैं कि नहीं? तो वो आधारभूत तत्व किस पे? जिस पर सर्च इंजन खड़ा है। अगर ये आधारभूत तत्व हट जाए तो सर्च इंजन की कहानी समझो खत्म। कौन से हैं? इंडेक्सिंग, क्वेरिंग, या दोनों में से कोई नहीं। देखिए इंडेक्सिंग, इंडेक्स किसको बोलते हैं हम लोग? आप मोबाइल यूज करते हो उसमें भी इंडेक्स होता है। उसमें क्या होता है भाई? आपका डेटा व्यवस्थित रूप से उस इंडेक्स में रखा होता है। आप जीमेल यूज करते हो ना, गूगल अकाउंट, ईमेल यूज करते हो आप लोग, तो ईमेल में भी एक ऑप्शन होता है इंडेक्स का, जिसमें आपके पास आए हुए सारे ईमेल उस इंडेक्स में रखे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित रूप से रखने का एक स्थान होता है। तो सर्च इंजन में इंडेक्स का कितना महत्व है आप अच्छे समझते हो। ठीक है कि सर्च इंजन जिंदा ही किस पर है? उसकी इंफॉर्मेशन पर, सटीक रूप से बनाकर उसके प्रॉपर फॉर्मेट में रखी गई इंफॉर्मेशन पर ही वो जिंदा होता है। अब चलिए इंफॉर्मेशन तो उसने रख ली अपने पास में, लेकिन अगर किसी यूजर ने कुछ पूछा और उसका रिप्लाई नहीं कर पाए तो क्या बताइए वो सर्च इंजन किसी काम का होगा? एग्जैक्टली नहीं होगा। तो क्वेरिंग वाला ऑप्शन भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों ही तत्व इसके क्या है? आधारभूत तत्व है। याद रखिएगा, सर्च इंजन के सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कहे या आधारभूत तत्व कहे तो कौन से होंगे? इंडेक्सिंग और क्वेरिंग। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेबसाइट इज ऑन इंटरनेट। भाई वेबसाइट इंटरनेट पर क्या होती है? क्या वेबसाइट एक लोकेशन है इंटरनेट पर, या वेबसाइट एक प्रोटोकॉल है, या एक सर्विस है, या कोई नहीं? तो याद रहे, जिन वेबसाइट का आप स्टडी के लिए यूज करते हो, अलग अलग प्रकार का कंटेंट आप जाकर के पढ़ते हो उन वेबसाइट पर, वो वेबसाइट इंटरनेट पर क्या कहलाती है? एक लोकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? एक लोकेशन कहलाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वेब पोर्टल प्रोवाइड्स पॉइंट ऑफ एक्सेस। वेब पोर्टल, अच्छा मैं यहां पर एक बात बताऊं आपको, वेबसाइट और पोर्टल दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वेबसाइट और पोर्टल दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है। वेबसाइट पर आप भी वही काम करते हो और पोर्टल पर भी वही कार्य होता है, तो दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में क्या है? देखिए, वेबसाइट वह एड्रेस या वह लोकेशन होती है इंटरनेट की जो सभी यूजर्स के लिए एक समान है। चाहे आपने कुछ सर्च किया उस वेबसाइट में, अगर वो डेटा है तो उस वेबसाइट पर उस इंफॉर्मेशन को आप पढ़े, या किसी और के द्वारा भी उसी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। लेकिन पोर्टल एक ऐसा स्थान होता है जहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। वो सिक्योर होता है पोर्टल, ठीक है ना। उसमें बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के इंटर नहीं किया जा सकता। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस होता है। तो प्रश्न है आपका, वेब पोर्टल प्रोवाइड पॉइंट ऑफ एक्सेस। ठीक है, वेब पोर्टल के द्वारा व्हाट किसे एक्सेस पॉइंट के लिए प्रदान किया जाता है? सिंगल, मल्टी, या यूनि डायरेक्टिव, या फिर कोई नहीं? तो याद रहे, वेब पोर्टल किसको जो है एक्सेस देता है? किसको एक्सेस देता है? तो सिंगल व्यक्ति को एक्सेस देता है, सिंगल पर्सन को। ठीक है ना, यूजर आईडी जैसा मैंने अभी आपको बताया, सिंगल पर्सन को। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, वेबसाइट कैन बी एक्सेस थ्रू। तो वेबसाइट किसके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है? यूआरएल के द्वारा, यूएलआर के द्वारा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो सिंपल से कहानी यूआरएल के द्वारा, क्योंकि वेबसाइट क्या है? एक लोकेशन है। वो लोकेशन किसके द्वारा सर्च की जाएगी? यूआरएल के द्वारा, क्योंकि यूआरएल मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि ये एक एड्रेस होता है, और बिना इंटरनेट पर बिना एड्रेस के कुछ संभव ही नहीं है वहां पर कुछ रखा जा सके। ठीक है ना, यूआरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पोर्टल कैन बी। भाई वेब पोर्टल क्या है? तो वेबसाइट की बात की तो वेब पोर्टल की भी करेंगे। वेब पोर्टल क्या हो सकता है? यूजर सेंट्रिक होता है, यूजर सेंट्रिक होता है, या वेब पोर्टल, या दोनों में से कोई ना। तो एग्जैक्टली यूजर सेंट्रिक। क्या होता है? यूजर सेंट्रिक। क्यों कहा गया ऐसा? यूजर सेंट्रिक इसलिए, जैसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अपनी सिक्योरिटी के अनुसार इसका यूज करता है,
आईडी पासवर्ड के माध्यम से उसका यूज करता है, इसलिए ये यूजर सेंट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेस अपडेट रेगुलरली इन। इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो होते हैं उन्हें रेगुलरली अपडेट किया जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, इंफॉर्मेशन को डे टू डे, पर डे अपडेट किया जाता है। कहां पर? क्या वेबसाइट पर डे टू डे इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाता है, या वेब पोर्टल पर डे टू डे इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है, या दोनों, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा, वेबसाइट को अपडेट तो किया जाता है, लेकिन पर डे रेगुलरली अपडेट किया जाता ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन वेब पोर्टल को रेगुलरली अपडेट किया जाना बहुत आवश्यक होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज अ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन क्या है? वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं? मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ? एक ऐसी संरचना, जैसे हमने ये प्रश्न देखा था, क्या कहा इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में, कि इसे रेगुलरली अपडेट किया जाता है। भाई रेगुलरली अपडेट मतलब कि ये क्या है? मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन मतलब कि वहां कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे मत पहुंच जाइएगा आप लोग। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन इनमें से वेबसाइट है या वेब पोर्टल है, क्योंकि वेबसाइट को तो कभी कभार इसको जो है अपडेट किया जाता है, लेकिन वेब पोर्टल को रेगुलरली अपडेट करना बहुत आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, इट हैज अ सिंपल कंस्ट्रक्शन। सिंपल कंस्ट्रक्शन तो सिंपल से कहानी है, कौन होगा? वेबसाइट होगी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट यूजेस सिंपल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिंपल सिक्योरिटी मैकेनिज्म में एक सरल सिक्योरिटी जो तंत्र होता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? वेबसाइट के द्वारा, वेब पोर्टल के द्वारा, दोनों के द्वारा, या दोनों में से कोई नहीं? तो वेबसाइट के द्वारा। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सरल सिक्योरिटी तंत्र की, सरल सिक्योरिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इट यूजेस कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी मैकेनिज्म। कॉम्प्लेक्स तो जटिल सिक्योरिटी तंत्र का उपयोग वेबसाइट के द्वारा या वेब पोर्टल के द्वारा, किसके द्वारा होगा? तो जटिल या कहें कि कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी मैकेनिज्म का यूज वेब पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज बीइंग सिक्योर्ड इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या सिक्योर रहता है? इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती है, एप्लीकेशन सिक्योर रहती है, नेटवर्क रहता है, या सभी रहते हैं? तो याद रहे दोस्तों, सभी। कंप्यूटर सिक्योरिटी, जब आपके पास एक कंप्यूटर होता है तो उसमें आप उसको सिक्योर करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीवायरस का यूज करते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या एंटीवायरस सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि आपके सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे, या आपके कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस है वो भी सिक्योर रहे, या जो आपका नेटवर्क है वो भी सिक्योर रहे, या फिर ये सभी सिक्योर रहे? तो एग्जैक्टली आप चाहेंगे कि पूरा कंप्यूटर ही सिक्योर हो जाए, उसके लिए एंटीवायरस का यूज करेंगे। तो ये सभी इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, नेटवर्क, ये सभी सिक्योर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इट इज मेनली कंसर्न विद विच टाइप ऑफ एरियाज। कौन कौन से इसके एरियाज होते हैं किसके? कंप्यूटर सिक्योरिटी के। 1 2 3 1 2 5 3 या जो भी है, तो 3 एरियाज, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, उसमें नेटवर्क भी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ एरिया ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। यार अभी क्लासेस ना बहुत डिले चल रही है, और दिन में एक क्लासेस लाना बहुत मुश्किल हो पा रहा मेरे लिए। तो एक्चुअल में क्या ना, एक रूटीन बना रहता है हम लोगों का भी, कि जब हम क्लासेस लेते हैं पर डे 3 क्लासेस 4 क्लासेस, तो एक कंप्लीट एक रूटीन बना रहता है। तो उसमें प्रॉपर तरीके से हम क्लास भी ले पाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक क्लासेस आपकी परसों आई थी, कल, ठीक है ना, कल गैप हो चुका है। अब आज संडे होने के बावजूद रात में क्लासेस में आपको लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ समस्या आ जाती है अभी, और एक लंबे समय से, पिछले 2 महीने से मैं बहुत ज्यादा अभी डिस्टर्ब चल रहा हूँ, क्लासेस आपको दे ही नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। लेकिन याद रहे कि जितनी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये भी बहुत मुश्किल से मैं अरेंज करके आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। नहीं तो इतना भी पॉसिबल नहीं था अभी इस समय में कि मैं आपको कोई क्लासेस दे भी पाता।
तो एक रूटीन टूट जाता है यार, एक लिंक जो हमारे लोगों को बनी होती है ना, एक लिंक टूट जाती है। अब बैठते हैं इसकी पीपीटी तैयार करने ना, आपके कंटेंट तैयार करने, तो कम से कम आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता, समझ ही नहीं आता कि यार क्या कौन सा कंटेंट ले, किसको कैसे रखे, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे आप लोगों को देना है, क्या इंपॉर्टेंट होगा, बहुत समय निकल जाता है। फिर शुरू से इसको डिस्कस करते हैं, बहुत समस्या आती है। तो थोड़ा सा अभी ना एडजस्ट करके चलिएगा आप लोग। लेकिन हाँ, क्लासेस में बंद करने वाला नहीं हूँ, क्लासेस आपकी कंटिन्यू वापस से होगी। फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों क्लासेस बहुत लंबे समय से नहीं ली मैंने, लेकिन वो भी आएगी। धीरे धीरे क्लासेस कम हो रही, इसका मतलब ये मत समझिएगा आप लोग कि अब सर जो है बहुत छोड़ने वाले हैं क्लासेस को, ऐसा नहीं है। क्लासेस सारे सभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर सभी क्लासेस कंटिन्यू होने वाली है। और मैं तो प्रयास कर रहा हूँ इस चैनल को और बूस्ट करने का। यहाँ बीकॉम और बीएससी की क्लासेस भी कंटिन्यू करने चालू करने स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वो कब स्टार्ट होगी मैं अभी इसका अनाउंस नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के ना, लेकिन होगी जरूर, ये पक्का है। स्नातक क्षेत्र में जितनी भी डिग्री है आपकी, सभी के सेशन जो है आपको इसी लोधाई क्लासेस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे आप लोगों को। छोड़िए, क्वेश्चन लेते हैं अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ एरिया ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के एरिया पूछे गए हैं, क्षेत्र पूछे गए, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, या ये सभी। तो एग्जैक्टली ये सभी आपके इसमें आ जाएंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये सभी आपको सिक्योरिटी की, कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर एज चैलेंज इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंतर्गत क्या क्या चैलेंज या क्या क्या चुनौतियां हो सकती है? मनी मॉनिटरिंग या पोटेंशियल अटैक्स। एग्जैक्टली ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, मनी मॉनिटरिंग और पोटेंशियल अटैक्स। ठीक है ना, पोटेंशियल अटैक्स मतलब कि जो है वायरस के माध्यम से जो अटैक किए जाते हैं ना कंप्यूटर पर, वो सब पोटेंशियल अटैक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। भाई कंप्यूटर को सिक्योर करने की मेथड क्या है, कौन कौन सी मेथड है? एंटीवायरस इसकी मेथड है, फायरवॉल मेथड है, फायरवॉल या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो जी हाँ, ये तीनों ही तरीके हैं, एंटीवायरस, फायरवॉल और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये तीनों के तीनों ही कंप्यूटर को सिक्योर करने के तरीके हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फायरवॉल हेल्प टू मॉनिटर ट्रैफिक। किस प्रकार के ट्रैफिक को हेल्प करता है? जो फायरवॉल होता है, हमने एंटीवायरस की तो बात, एंटीवायरस के बाद में जो फायरवॉल होता है, ये किस प्रकार से मतलब किस प्रकार के ट्रैफिक को मॉनिटर करने में हेल्प करता है? इनकमिंग, आउटगोइंग, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो यार देखिए, वायरस कैसे आएगा? आउटगोइंग के द्वारा आएगा या इनकमिंग के द्वारा आएगा? तो वायरस आपका आता है इनकमिंग के द्वारा। ठीक है ना, आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, इंटरनेट पर किसी अननोन फाइल को क्लिक मारते हैं, तो उसमें जो वायरस होता है वो आपके सिस्टम में आ जाता है, तो ये इनकमिंग के माध्यम से आता है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार का ट्रैफिक? तो इनकमिंग ट्रैफिक के माध्यम से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का मोड पूछा गया है आप लोगों से, तो कौन सा होगा? एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ड्रॉप करना, या फिर ये सभी? कहने का मतलब समझिए, जो फायरवॉल जैसे कि एक एंटीवायरस की तरह काम करता है आपके सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए, इसका जब सामना किसी वायरस से होता है तो ये क्या करता है? क्या उस वायरस को एक्सेप्ट कर लेता है, या उसको रिजेक्ट कर देता है, या उसको ड्रॉप करके रख देता है? एग्जैक्टली जो फायरवॉल होता है, जो कि लगभग सभी सिस्टमों में होता है, वो उसको ड्रॉप करता है। आपके सामने एक बड़ा सा मिशन लाकर सामने रख देगा कि आपको जो है ये वायरस आपके सिस्टम में आने की अनुमति मांग रहा है, आप लोग तो अनुमति दोगे नहीं उसको। इस प्रकार से आपके सिस्टम को ये सिक्योर रखने का काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, पूछा गया है व्हाट, क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में रख दिया गया है, इज एन एडवांटेज ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल का एडवांटेज क्या बात है भाई, ऐसा क्यों? ठीक है, इट्स ओके। फायरवॉल का एडवांटेज आपसे पूछा गया है, क्या है? अनऑथोराइज एक्सेस प्रोटेक्शन है, मॉनिटरिंग है, या प्रिवेंशन फ्रॉम मैलवेयर। तो यार तीनों ही है, तीनों ही। ऑप्शन डी आपका 100% करेक्ट होने वाला है, आपका ऑप्शन डी।
क्योंकि जो फायरवॉल होता है ये जो अनऑथराइज्ड जो एक्सेस प्रोटेक्शन, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ ऐसी ऐप होती है या कुछ ऐसे लिंक होती है जो अनऑथराइज्ड होती है, तो उस पर क्लिक करने से जो वायरस आते हैं उनको रोकने का काम करेगा। ये मॉनिटरिंग करेगा आपके सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए। और दूसरा कहानी ये कि जो एक विशेष वायरस है मेलवेयर के रूप में जो जाना जाता है, इससे भी आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज ऑफ फायरवॉल। तो इस फायरवॉल के डिसएडवांटेज मतलब कि हानियां क्या हो सकती है? कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हानि है, लिमिटेड विजिबिलिटी इसकी हानि है, कॉस्ट इसकी हानि है। तो हम एक छोटी मोटी हानियों के रूप में इन तीनों को ही मान सकते हैं। फायरवॉल जो है कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा लिमिटेड विजिबिलिटी होती है और कॉस्ट, ये तीनों ही इसकी हानियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी। ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी स्टेप हो सकती है, कौन कौन से चरण होंगे? यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या वेरीफाई एवरी ट्रांजैक्शन, या यूज SSL सर्टिफिकेट। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी। तो डिजिटल सिक्योरिटी का के जो विशेष प्रकार क्या हो सकते हैं? नेटवर्क, एंड पॉइंट, क्लाउड, सभी एग्जैक्टली सभी। सिंपल सी कहानी है, ये 1000 बार आप लोग पहले कई बार पढ़ चुके। कंप्यूटर अगर आपने कभी चलाया भी होगा ना, तो इन सभी इंफॉर्मेशन से आप भली भांति परिचित है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आई बैंकिंग। और चूंकि ये नेक्स्ट वाले पार्ट का पहला क्वेश्चन होगा, है ना, तो अगला जो पार्ट हमारा स्टार्ट होगा ना, वो आई बैंकिंग से ही हम उसको स्टार्ट करेंगे और इसी से हम खत्म कर रहे हैं आज के सेशन को। आई बैंकिंग स्टैंड फॉर आई बैंकिंग का तात्पर्य क्या है? आई बैंकिंग एक्चुअल में क्या होती है? इंटरनेट बैंकिंग होती है, इंट्रानेट बैंकिंग होती है, इंडेक्स बैंकिंग होती है। तो आप भली बात इसको जानते हैं। आई बैंकिंग क्या होती है दोस्तों? इंटरनेट बैंकिंग होती है। क्या होती है? इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। दैट्स ऑल, आज का सेशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टॉपिक होगा हमारा डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स। ठीक है ना। डिजिटल भुगतान कैसे किया जाता है, ई कॉमर्स क्या है, तो इससे संबंधित मात्र 20 प्रश्नों पर हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोशिश और प्रयास, जो हमारा प्रयास है वो निरंतर रूप से यही बना हुआ है कि आपको सेशन में डेली प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोग जो है थोड़ा स्पीड से कवर कर पाए इन सभी को। और समय थोड़ा कम होने के कारण ही, समय ना मिल पाने के कारण ही जो है दोस्तों, मैं ये फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस ले रहा हूँ। डिटेल क्लासेस में बहुत कम ले पा रहा हूँ, आपको दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन प्रयास मेरा यही है कि धीरे धीरे वापस से अपने प्लेटफॉर्म पर आकर के आपको प्रॉपर सभी क्लासेस में प्रॉपर तरीके से आपको देना प्रारंभ कर दूं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए और समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन दोस्तों। थैंक यू सो मच।